बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है निज़ाम में बड़ी तब्दीली के फ़ैसले की। अब वो तब्दीली का फ़ैसला कौन करेगा कि निज़ाम कैसे चलेगा, निज़ाम में क्या तब्दीली लेके आनी है, ये फ़ैसला कंपनी ने करना है। अब ये कंपनी कौन है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन टेबल पे कंपनी का निज़ाम की तब्दीली के हवाले से फ़ैसला क्या है, ये ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस ख़बर से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कल 9 बजे कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे, उनसे मुतल्लिक़ हम एक ख़बर है अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मामला नाज़रीन ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं याहिया फरीदी साहब, वो आज चीन के और तुर्की के दौरे पे जा रहे हैं और उनके साथ जस्टिस शाहिद वहीद होंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। और इस 3 रुकनी जुडिशल डेलीगेशन की जो वापसी है वो 27 को होगी और इस दौरान 21 से लेके यानी 27 तक जो है कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, वो अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं, जो आइन उन्हें दे रहा है, वो अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। और उनसे कल जो हल्फ लेना है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लेना है। अब सोशल मीडिया पे यह बात हो रही है कि याहिया फरीदी साहब की अदम मौजूदगी में क्या कोई एडवेंचर हो सकता है, कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात क्या होते हैं। तो पहले तो नाज़रीन इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। मुझे कोई माजी की तो मिसाल याद नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब जस्टिस गुलजार अहमद ग़ालिबन 2021 में जब वो गैर मुल्की दौरे पे गए थे तो कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब थे। उस दौरान ये हुआ था कि एक पटिशन हमारे सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब, जो कि लाहौर में सहाफ़ियों को हरासा और उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के दौर में, जिसमें आमिर मीर साहब थे, जिसमें इमरान शफ़क़त साहब थे, जिसमें और भी सहाफ़ियों के नाम थे। वो दरख्वास्त दायर की क़य्यूम सदीकी साहब ने और कमरा अदालत में जो है काज़ी फ़ैसल साहब ने उस दरख्वास्त जो कि उनके सामने ला के टेबल की गई थी, उन्होंने उस पर नोटिस जारी करके जवाब समन कर लिया था, जवाब तलब कर लिया था। अब जब वो काज़ी फ़ैसल साहब के साथ जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब के बेंच में जब क़य्यूम सदीकी साहब की दरख्वास्त का अज़ खुद नोटिस लिया गया, तो उस वक्त जो कायम मकाम चीफ जस्टिस से उमरताब बंदयाल साहब, उन्होंने काजी फ़ाइज़ के इस अज़ खुद नोटिस के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई का आगाज़ किया था। यानी एक अज़ खुद नोटिस काजी फ़ाइज़ साहब ने लिया था कि सहाफ़ियों को क्यों हरासा किया जा रहा है FIA की तरफ से, और एक नोटिस काजी फ़ाइज़ के अज़ खुद नोटिस के ख़िलाफ़ उमरताब बंदयाल साहब ने लिया था। अब उमरताब बंदयाल साहब ने 5 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जिसमें और 2 जज शामिल थे। तो डिक्लेरेशन या ऑर्डर उस बेंच की तरफ से ये पास किया गया कि बेंच में बैठ के कोई जज जो है वो अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकता। जज सिर्फ सिफारिश करेगा और रिकमेंडेशन भेजेगा चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको सो मोटो में जो है वो कन्वर्ट करेगा। और उसी 5 रुकनी बेंच के फैसले में यह करार दिया गया था कि जो चीफ जस्टिस होता है वो मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। तो एक तो मिसाल ये मौजूद है, लेकिन ये मिसाल नाज़रीन 26वीं आइनी तरमीम से पहले की है, जब चीफ जस्टिस के पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात थे, वज़ी अख्तियारात थे। अब दूसरा वाक़या जो मैं कोट करने जा रहा हूँ वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद का है। 26वीं आइनी तरमीम में ये तो नाज़रीन क्लियर कर दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत करेगा,
वो आर्टिकल 185(3) के वो मुकदमा जिसमें लीगल कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का सवाल होगा, उन केसेस की समाअत करेगा। आर्टिकल 186 सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक उन केसेस की समाअत करेगा। और उसके साथ साथ जो 187 है वो भी अख्तियार आइनी बेंच इस्तेमाल करेगा। अब ये 26वें आइनी तरमीम में क्लियर कर दिया गया है कि ये वाले जो अख्तियारात हैं इंटरप्रिटेशन के, चाहे वो लीगल है चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आइनी बेंच के पास होंगे। और जो रेगुलर बेंचेस हैं जिन्हें हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ये कहते हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो क्या हमारा गैर आइनी बेंच है, वो गैर आइनी बेंच तो नहीं, वो रेगुलर बेंचेस हैं। और वो भी आइनी बेंचेस हैं लेकिन वो आइनी मुकदमात नहीं सुन सकते। तो जो रेगुलर बेंचेस के अख्तियारात थे वो 26वें आइनी तरमीम में महदूद कर दिए गए थे। और उसमें ये लिख दिया गया था कि जो भी इंटरप्रिटेशन के केसेस हैं वो फौरी तौर पे रेगुलर बेंचेस से निकल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चले जाएंगे। तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो बात हो रही है, जो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है कि ये केसेस सुनना इस नौइयत के ये आइनी बेंच के पास चला गया है। तो एक एडवेंचर हुआ था, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक सवाल रेज़ किया था जस्टिस आयशा मलिक साहबा के साथ, और फिर उनके साथ मंसूर अली शाह साहब के साथ जस्टिस अकील अब्बासी भी बेंच में शामिल हो गए थे बाद में, कि ये हमें रेगुलर बेंचेस को केसेस सुनने से क्यों रोका गया है। आर्टिकल 191 में ऐसी 191A में ऐसी क्या रुकावट है नहीं है, हम इसका फ़ैसला करेंगे। उस पर फिर वो कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए गए, तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। फिर अमीनुद्दीन खान साहब का बेंच बैठा और वो मंसूर शाह साहब का जो फ़ैसला था, जो कार्रवाई थी, उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। उसमें कहा गया कि चूँकि पहला ऑर्डर ही गलत था तो लिहाजा उस ऑर्डर के ऊपर खड़ी की गई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इमारत है, वो भी गलत है। तो दूसरी मिसाल हमें एडवेंचर की 26वीं आइनी तरमीम की वो मंसूर शाह साहब के एक बेंच से मिलती है। माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ा। अब चूँकि याहिया फरीद साहब जा रहे हैं, उनके बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है मंसूर शाह साहब होंगे। तो मंसूर शाह साहब को भी पता है कि उनके अख्तियारात क्या हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी पता है कि उनके अख्तियारात क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अख्तियारात क्या हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस के क्या अख्तियार होते हैं। लेकिन जुडिशल एडवेंचर जो होता है वो ना आइन में उसका कोई अख्तियार होता है, ना कानून के अंदर उसका कोई अख्तियार होता है। अगर कोई करना चाहे तो उसकी अपनी मन मर्जी होती है, उसके ऊपर आप कोई मतलब अगर किसी ने खुदकुशी करनी है तो खुदकुशी करने से आप उस सूरत में तो रोक सकते हैं जब वो आपके सामने कर रहा हो, और वो भी अगर आपके पास मौका हो तो आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मौका ना हो तो अगला बंदा खुदकुशी कर लेगा। तो ये एडवेंचर भी ऐसे होता है, एडवेंचर पे कोई कदम नहीं है, आइन और कानून की बार मौजूद है, लेकिन जो करना चाहे फिर उस पर क्या बात हो सकती है। एक चीज़ जो कल मुझे ख़बर की सूरत में मिल सकती है, पीर के रोज़ वो शायद कोई एक बड़ी ख़बर हो, कोई सवाल उठाया जाए, कोई लेटर आ जाए, शायद ऐसी कोई चीज़ हो, मुझे ऐसा गुमान लगता है। लेकिन आज जो निज़ाम की तब्दीली वाला जो सवाल है ना, वो बड़ा अहम है। अब हमेशा हम बात करते हैं 26वीं आइनी तरमीम की। मैंने कभी अपनी ओपिनियन 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से नहीं दी। 26वीं आइनी तरमीम का जो निज़ाम बना, ये क्यों बना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आया, आइनी तरमीम पार्लियामेंट से करना पड़ी, इसकी नाज़रीन एक वजह थी। और वो वजह ये थी कि माजी में जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा, जैसे कि मखसूस नशिस्तों के केस में एक जमात मखसूस नशिस्तें लेने से इनकारी है, एक जमात अपने राइट को जानती नहीं और वो अदालत जाती नहीं, उसको एक्सरसाइज नहीं करती। और जब उससे पूछा गया कि आपको ये सीटें हम दे दें, आपकी हैं, उनका जी हमें ना दें, हमें नहीं चाहिए। तो एक तो वो चीज़, और फिर उस फैसले के बाद, मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद जिस तरीके से प्रेस रिलीज़ आती रहीं आइन के अख्तियारात के हवाले से, पार्लियामेंट की कानून साजी के हवाले से, और उससे पीछे भी अगर हम चले जाएं, जिस तरीके से जो हुकूमत है सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 से या और ऐसे जजेस से चल रही थी जो कि ये समझते थे कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है, हुकूमत के पास कोई अख्तियार है नहीं, हुकूमत तो कुछ भी नहीं, असल अख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो उन माजी की मिसालों को देख के यही होना था कि किसी न किसी दिन जो एक अनफेटर्ड पावर कह लें या लामहदूद अख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट के थे 184(3) में या आर्टिकल 187 में,
वो यही होना था जो 26वीं आईनी तरमीम में हुआ। अब 26वीं आईनी तरमीम की अगर हम बात करें, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें भी आई हुई हैं और एक काउस भी है। मेरी अगर ओपिनियन पूछेंगे तो ये एक खिचड़ी भी मुझे नज़र आती है कि एक ही अदालत के अंदर आपने दो अदालतें बना ली। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता तो बहुत ज़्यादा मुनासिब था, बेहतर ये होता कि आईनी अदालत बनती। अब अगर हम मुख्तलिफ राहदारियों की बात करें, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की बात करें, इस्लामाबाद में होने वाली बैठकों की बात करें, वहाँ पे अगर सवाल होता है ना ये कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह कौन बना, तो नाज़रीन उसमें एक जज साहब का नाम आता है और वो जज जस्टिस मंसूर शाह भी नहीं है और वो जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी नहीं है। वो जज इनकलाबी जज, उनके इनकलाबी सोच की वजह से ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट से पास हो गई। अब पार्लियामेंट से पास होने के बाद, आईनी बेंच बनने के बाद, अदालती निज़ाम में बड़ी तब्दीली के बाद अब ये बात हो रही है कि कंपनी की टेबल पे, कंपनी के कार्ड्स पे एक नई तरमीम भी मौजूद है और वो 27वीं आईनी तरमीम हो गई। 26वीं आईनी तरमीम तो ये थी। अब उस तरमीम से मुतल्लिक जो बात सुनने को मिलती है, जो हमारी जिस किसी के साथ बात हुई है तो पूछा कब हो सकती है, उनका जी मुमकिन तौर पे दिसंबर 2025 से पहले हो सकती है। वजह क्या हो सकती है जी, वजह नहीं बताई गई, लेकिन हमने जो अंदाज़ा किया वो ये है कि 30 नवंबर 2025 को जो आईनी बेंच के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब, वो अपने जज के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। उनके 65 साल की एज मुकम्मल हो जाएगी। शायद ये वजह हो, शायद ये वजह ना भी हो, लेकिन बताया जा रहा है इस आईनी तरमीम के हवाले से कि एक तो इस अमेंडमेंट के ज़रिए जो खिचड़ी बनी है वो खिचड़ी को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ तब्दील किया जाएगा, और दूसरा उसमें बताया जा रहा है कि जो जजेस की एज है, जजेस की एज को भी बढ़ाया जाएगा। और उसमें एक और चीज़ भी आ रही है कि फिर आईनी 27वीं तरमीम अगर आती है, मैंने जैसे पहले कहा कि टेबल पे है, कार्ड पे है, कि किसी वक्त भी इसके ऊपर डेवलपमेंट हो सकती है। अगर ये मंजूर होती है, अगर इस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन का आगाज़ होता है, तो फिर मुल्क में 2 चीफ जस्टिस होंगे, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो होंगे, लेकिन वफाकी सतह पे, इस्लामाबाद की सतह पे 2 चीफ जस्टिस होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल के। एक चीफ जस्टिस वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहलाएगा, और एक चीफ जस्टिस वो होगा जो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा। लेकिन दोनों में फ़र्क ये होगा कि जो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। तो इतनी बात हमें निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बने एक प्लान या एक सोच से मुतल्लिक हमें पता चला है, तो हमने आपके साथ डिटेल शेयर की। अब आगे होता क्या है, इस पे एग्जीक्यूशन में जाते हैं नहीं जाते, ये हतमी तौर पे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दिसंबर से पहले की बात की जाती है। लेकिन अगर पूरी 26वीं आईनी तरमीम चलती रहे और पहले, मतलब 26वीं आईनी तरमीम को अगर रिवर्स करना हो और पहले वाले सुप्रीम कोर्ट को अगर बहाल करना हो, तो वो निज़ाम नाज़रीन, वो तो मुझे 2032 तक भी तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाला निज़ाम बहाल करना ऐसी कोई चीज़ होनी है, तो वो मुझे 2032 से पहले होती हुई नज़र नहीं आ रही। फ़िलहाल तो निज़ाम ये जो चल रहा है, इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए 27वीं तरमीम हो सकती है। 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स होकर पुराने वाला अदालती निज़ाम नहीं बहाल हो सकता। अब फड्डा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो नया बना है, उसकी डिटेल भी मुख्तसर से आपके साथ शेयर कर लें। मामला नाज़रीन ये है कि जो KP के स्पीकर बाबर सवाती के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी का PTI की अपनी एहतसाब कमेटी ने आगाज़ किया था, जिसकी रिपोर्ट काजी अनवर साहब जो उस कमेटी के सरबराह थे सलमान अकम राजा को भेजी गई थी,
ये रिपोर्ट सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ को भिजवाने पे वो जो एहतसाब कमेटी के बाकी 2 अरकान हैं, जिसमें शाह फरमान हैं और शाह फरमान के साथ दूसरे मुसद्दक अब्बासी साहब हैं, वो नाराज़ हो गए हैं, खफा हो गए हैं। उनका ये कहना है कि ये रिपोर्ट हमने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को पेश करनी थी, जो भी हमारी सिफारिशात थी उस पर फैसला इमरान खान ने करना था। ये रिपोर्ट काजी अनवर साहब, एडवोकेट, एहतसाब कमेटी के सरबराह ने क्यों सलमान अकरम राजा साहब को भिजवा दी? ये नहीं भिजवानी जानी चाहिए थी, यह उनका मैंडेट नहीं था। लेकिन काजी अनवर साहब ये कहते हैं कि मुझसे सलमान अकरम राजा ने मांगी तो मैंने उनको भिजवा दी। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नया फड्डा सामने आ गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।